नमस्कार बच्चों। हम अभी अध्ययन कर रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो चैप्टर नंबर आपका चला हुआ है बच्चों 4। उसमें आज हम अध्ययन करेंगे चीन के साथ भारत के संबंध। अर्थात जो अमेरिका था वो सर्वे सर्वा सोवियत रूस के विघटन के बाद विश्व पटल पर बन चुका था। तो उसके बाद अमेरिका के विकल्प के रूप में कुछ राष्ट्र, विशेष रूप से जिसमें भारत और चीन अग्रणी श्रेणी में, कुछ संगठन भी बने, लेकिन उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे भारत और चीन के संबंध कैसे रहे, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है चीन। तो बच्चों, वैसे तो हमेशा हमें पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, लेकिन यहाँ दो देशों के बीच की बात होती है, तो उस परिस्थिति में भी बच्चों जो हमारे संबंध हैं राष्ट्रों के साथ अच्छे ही होने चाहिए। तो भारत के भी कुछ राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे रहें, कुछ के साथ तनावपूर्ण संबंध भी रहे। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे आज भारत और चीन के संबंधों का। पश्चिमी साम्राज्यवाद के विश्व पटल पर उदय होने से पूर्व भारत एवं चीन दोनों देश एशियाई महाशक्ति के रूप में जाने जाते। अर्थात अमेरिका यूरोपीय शक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभरा, तो हम एशिया की बात करें तो भारत और चीन ऐसे दो राष्ट्र थे जो विश्व पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। चीन का अपने निकटतम क्षेत्रों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव था। निकटवर्ती छोटे छोटे देश उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे। अर्थात चीन जो है अपने जो उसके नज़दीक के छोटे छोटे राष्ट्र रहे प्राचीन काल में, वे चीन के सहयोगी बने रहे। यानी कि ये समझेंगे इस प्रकार से, यदा कदा उनमें कुछ उपहार तथा कुछ राजनीतिक व्यवहार से संतुष्ट रखने का प्रयास करते। चीनी राजवंशों के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण बच्चों देशों के नाम मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ क्षेत्र तथा तिब्बत चीन के अधीनस्थ थे। अर्थात ये ऐसे राष्ट्र थे जिन पर चीन की शासन व्यवस्था चलती थी, अर्थात उसके अधीन रहकर ये देश कार्य करते थे। उनकी शासन व्यवस्था का संचालन चीन के द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार भारत के अनेक राजवंशों तथा साम्राज्यों का प्रभाव उसका अपने राज्य में अनंतर भी रहा है। भारत तथा चीन का प्रभाव मात्र राजनीतिक ही नहीं, अपितु आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों में सार्थकता और सामंजस्यता स्थापित करता था। केवल राजनीतिक संबंध ही भारत और चीन के नहीं थे प्राचीन काल से। इसके अलावा बच्चों आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध भी हमारे चीन के साथ रहे। दोनों देशों में सार्थक सामंजस्यता थी, इसलिए दोनों देशों में टकराव, संघर्ष तथा तनाव की स्थिति नहीं थी। यानी कि प्राचीन काल में दोनों में तनाव की स्थिति नहीं थी। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते दोनों देश एक दूसरे से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में कठिनाई आई। कुछ समस्याएं अब दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे के समक्ष आई। तो क्या था उसमें? भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की तथा चीन के द्वारा विदेशी शक्तियों को बाहर करने के पश्चात यह आशा जागृत हुई कि भारत तथा चीन के साथ साथ आकर विश्व पटल पर एशिया के भविष्य की महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेंगे। तो बच्चों, भारत ने भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्ति पाई थी, तो यह आशा जगी थी दोनों देशों के बीच में कि इनके राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे, विश्व पटल पर ये आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो कुछ समय नारा भी चला, महत्वपूर्ण नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये लोकप्रिय हुआ। किंतु कुछ सीमा विवादों के बल पर ये है
आशा जो थी वह निराशा में परिवर्तित हो गई बच्चों। क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में चीन द्वारा तिब्बत की भूमि पर आधिपत्य जमाने तथा भारत चीन सीमा पर अवैध बस्तियां बनाने के निर्णय ने दोनों देशों के संबंध बिगाड़ दिए। तो संबंध बिगड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा? जो हमारे सीमा संबंधी विवाद चीन और भारत के। तो उन्होंने क्या था कि भारतीय भूमि जो तिब्बत भारत का हिस्सा अभिन्न अंग है उसको वहाँ पर 1950 में चीन ने अपनी बस्तियाँ स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जो अवैध बस्तियाँ उन्होंने स्थापित की तो दोनों के मध्य क्या हुआ बच्चों कि दोनों के मध्य जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे, लगातार बिगड़ते चले गए। भारत और चीन दोनों ही देश अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्रों पर प्रति आधिपत्यों के प्रश्नों के कारण 1962 में दोनों देश परस्पर युद्ध के क्षेत्र में सामने आ गए और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच 1962 में बच्चों युद्ध भी हुआ। तो 1962 के चीन युद्ध में भारत को सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। आप सभी को मालूम होगा, आप पहले भी पढ़कर आए हैं, तो जो युद्ध हुआ उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके कारण भारत और चीन के संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहे और लगभग 1962 से लेकर 1976 तक भारत और चीन के संबंध बच्चों अच्छे नहीं रहे। फिर धीरे धीरे 1970 तक आते आते चीन के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और चीन की नीतियों में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। उनके वैचारिक मुद्दों का स्थान व्यवहारिक मुद्दों ने ले लिया। अतः क्या हुआ कि भारत और चीन ने अपने संबंध सुधारने के लिए जो विवाद के विषय थे उनको त्याग कर 1981 में सीमा संबंधी विवादों को समाप्त करने के लिए वार्तालाएं प्रारंभ की, आपस में बातचीत बच्चों प्रारंभ की। तो भारत और चीन के संबंधों में धीरे धीरे महत्वपूर्ण परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। अब दोनों के संबंध राजनीति की नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरे को सहयोग देने लगे। दोनों ही देश विश्व राजनीति की उदीयमान शक्तियां उभरकर सामने आए। दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहते थे। 1988 के दिसंबर माह में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा कर भारत और चीन के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। 1988 में कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे बच्चों राजीव गांधी, उन्होंने चीन का दौरा किया और भारत और चीन के संबंधों को क्या किया, उन संबंधों को सुधारने का भरसक प्रयास किया। अब 1914 में चीन के राष्ट्रपति ने भी जिनफिंग ने दौरा किया भारत का। 2015 में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चीन का दौरा किया और दोनों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए बच्चों। 1992 में 1992 ईस्वी में 33 करोड़ लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया गया, जो बाद में 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कुछ समय पूर्व भारत चीन ने ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर बातचीत की और दोनों ने संबंध सुधारने का प्रयास किया। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे आर्थिक संबंधों में समान नीतियां स्थापित की या उनका निर्माण किया। 1988 में भारत परमाणु शस्त्रों के परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन को खतरे को दृष्टिकोण को उचित ठहराया। तो चीन का मानना था कि 1998 में जो भारत ने परीक्षण किया है वह पड़ोसी देशों के लिए, विशेष रूप से चीन के लिए अच्छा नहीं।
इसके उपरांत भी दोनों देशों के संपर्क और संबंध बच्चों अच्छे बने रहे। वास्तविकता यह रही कि पाकिस्तान को परमाणु शस्त्रों के परीक्षण में चीन की सहायता प्राप्त हो। तो चीन जो बच्चों हमारे अंदरूनी यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करता रहा, हमसे वार्तालाप भी करता रहा, लेकिन हमारे विरोध में भी वह रहा और साथ ही साथ वह पाकिस्तान से भी संबंध अपने बनाता था। अब उसमें क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के विरुद्ध माना जाता था। बस संबंध इतना रहा कि इन परिस्थितियों का भी भारत और चीन के संबंधों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं। लगातार दोनों देशों ने अपने मतभेदों को, सीमा संबंधी जो विवाद तो थे, उनको सुलझाने का प्रयास किया और यह कार्यक्रम लगातार गतिशील रहा, लगातार चलता रहा। भारत तथा चीन के नेता अधिकारी तथा अक्सर भारत की राजधानी तथा बर्लिन का दौरा करते रहे, अर्थात एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष, एक दूसरे के नेता, एक दूसरे के उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति इन संबंधों को सुधारने के लिए बच्चों एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। अक्सर भारत की राजधानी का और भारत के जो थे उनकी जो राजधानी है बीजिंग, उसका दौरा करते रहते थे। इससे दोनों को एक दूसरे के अधिक समीप आने का अवसर मिलता था। साथ ही साथ परिवहन संचार के साधनों में बच्चों इससे वृद्धि हुई तथा आर्थिक राजनीतिक हित एक दूसरे के समान रहे। वैश्विक सरोकार के कारण चीन तथा भारत के संबंध अधिक सकारात्मक, सुदृढ़, विश्वासपूर्ण तथा दोनों देशों के आर्थिक विकास की धुरी प्रतीत होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें आपको ये भी बात अब वर्तमान में समझनी होगी कि वर्तमान में भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। कई बार सीमा पर तनातनी हुई है। कुछ भारतीय सैनिकों को चीन द्वारा मारा गया है। इसके अलावा आप न्यूज़ पर देखते हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को हटा दिया गया है। बहुत मार्केट में से जो भारत में व्यापार चीन करता था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान की बात करें तो भारत और चीन के संबंध बच्चों अब मधुर नहीं रहे हैं। अब बात करेंगे नए जापान की। उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन बनाने वाली सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा तथा माज़दा जैसी प्रतिष्ठित जो कंपनियां हैं बच्चों, वो जापान की हैं। उनके नाम आपने अवश्य सुने होंगे। तो वहाँ पर क्या है, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम हैं तथा वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद भी उसने बहुत तीव्र गति से प्रगति की है, क्योंकि वह ज़्यादातर अपने कच्चे माल का आयात करता है, मंगाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसने प्रगति की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1964 में आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD भी कहा जाता है, वह उसकी सदस्य बनी और जापान 2017 तक विश्व की बच्चों सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। विश्व में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में चीन के बाद यदि बात करें तो जापान तीसरे नंबर पर आता है। एशिया के देशों में अकेला जापान जो है 7 समूह देशों में सम्मिलित। आबादी के मामले में बात करें तो जापान विश्व में 11वां स्थान रखता है। जापान परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है, अर्थात जिस पर अमेरिका द्वारा हमला किया गया था, परमाणु बम गिराए गए थे। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान देता है। अर्थात विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, जितनी धनराशि देते हैं, जो अंशदान करते हैं,
उसमें से 10% अकेला जापान देता है। इस प्रकार अंशदान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ को बच्चों जापान का दूसरा स्थान है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्धों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग तथा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा से त्याग करते रहे हैं, अर्थात युद्ध को बढ़ावा वहाँ के लोग नहीं देते। इसके अलावा 1% जो उनका खर्च है टोटल खर्च का, वो सैन्य के शक्ति के रूप में वो खर्च करते हैं। आगे जानेंगे दक्षिण कोरिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरियाई महाद्वीप को दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तर कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया। 1950-53 के दौरान कोरिया युद्ध तथा शीतकाल की गतिशीलता ने दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा दिया, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में जो है आपसी मतभेद लगातार बच्चों बढ़ता चला है। अंततः आखिरकार 1991 में दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वही देश होते हैं बच्चों जो विश्व शांति को बढ़ावा देने वाले होते हैं, अर्थात विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। इस दौरान दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक विकास बच्चों बहुत तेजी के साथ हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। उसने अपने सर्वांगीण विकास को सांकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बना। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान रहा। और कहने और समझने का तात्पर्य यह है बच्चों कि दक्षिण कोरिया भी विश्व में आर्थिक दृष्टि से बच्चों 11वें स्थान पर और सैन्य खर्च के रूप में वह 10वें स्थान पर आता है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो चैप्टर है लगभग पूर्ण होता है, समाप्त होता है। तो मानव संसाधन विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार दक्षिण कोरिया के बारे में HDI में 22वां रैंक है। इसके उच्च मानव विकास की जिम्मेदारी प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक गति शामिल है। तो उसने अपने विकास को बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए भूमि में सुधार किया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया, संसाधनों जो भी उसके पास सीमित संसाधन थे उनका उचित दोहन किया, उनका विकास किया, जिसके कारण वह प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा। इसके अलावा उसने उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियाँ, सार्वजनिक संरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन ऐसे सब हैं जो दक्षिण कोरिया को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। सैमसंग, LG तथा हुंडई जैसी कोरिया भी भारत में अपना व्यापार करती है। भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हुए हैं और बढ़ते हुए वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को बच्चों दर्शाते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ आया होगा कि अमेरिका के बाद विश्व में ऐसे कौन से राष्ट्र हैं जो उसका स्थान ले सकते हैं या उसको बराबरी का टक्कर दे सकते हैं। तो कई राष्ट्र उसमें हमारे सामने उभर कर सामने आए, विश्व पटल पर सामने आए, जिसमें विशेष रूप से चीन और वर्तमान की बात करें बच्चों तो विश्व पटल पर आज भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति की राह पर है और आने वाले भविष्य में आशा की जा सकती है कि अमेरिका के बाद भारत ही विश्व का
सिरमौर होगा। धन्यवाद।